हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फ्यूज़ एलिमेंट की बात करेंगे, यानी फ्यूज़ एलिमेंट मटेरियल क्या है, कौन से मटेरियल को यूज़ करेंगे हम लोग, और हम लोग उन जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, किस तरह से काम होगा, वो सारी बात आज हम लोग डिटेल में करेंगे। तो फ्यूज़ एलिमेंट के बारे में पहले समझिए कौन कौन सा फ्यूज़ यूज़ होता है। तो आपका कॉमनली यूज मटेरियल फॉर फ्यूज वायर आर लेड पीबी, जिसको हम लोग कहते हैं लेड, टीन कॉपर, जिंक, टीन, सिल्वर एंड लीड टीन एलॉय, जहां पर पीबी आपका 37%, बाकी आपका एसएन यानी आपका टीन 63% होगा, और इसके अलावा सिल्वर, एलॉय, ईटीसी, यानी आपका बहुत सारा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको हम लोग एज ए फ्यूज एलिमेंट यूज कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा जो टीन और पीबी का मिक्सचर होगा, पीबी और टीन का मिक्सचर होगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। कहीं कहीं पर हम लोग कॉपर भी यूज़ करते हैं, सिल्वर भी यूज़ करते हैं, जिंक भी यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग रेटिंग के आधार पर डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट एलिमेंट हम लोग फ्यूज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ये पहली बात, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, सिल्वर इज कंसीडर्ड टू द बेस्ट मटेरियल फॉर द फ्यूज वायर। ठीक है, सिल्वर आपका सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है फ्यूज वायर के लिए, लेकिन कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। जनरली खास पर्पस के लिए कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, लीड टीन एलॉय इज यूज फॉर स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज अप टू 15 एम्पियर, यानी लीड और टीन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं ये अच्छा माना जाता है फ्यूज एलिमेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन लीड टीन का जो एलॉय है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल रेटिंग के लिए यूज करेंगे। कहाँ तक, अप टू 15 एम्पेयर, यानी 15 एम्पेयर तक हम यूज करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको फर्दर यूज नहीं करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होता 15 एम्पेयर तक, और सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग 15 एम्पेयर तक। और जनरली जो घर के अंदर फ्यूज वायर हम लोग यूज करते हैं वो यही लीड टीन एलॉय का बना हुआ होता है, यानी लीड और टीन का मिक्सचर होता है। बियॉन्ड 50 एम्पेयर रेटिंग कॉपर वायर एज ए फ्यूज वायर इज यूज, यानी 15 एम्पेयर के बाद कॉपर वायर का हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्यूज वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम यानी यह कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग कॉपर यूज करेंगे या टीन लीड का मिक्सचर यूज करेंगे। तो अलग अलग रेटिंग के हिसाब से अलग अलग फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। मेनली तौर से आपका जो लोअर रेटिंग होता है वहां पर टीन और लीड का हम लोग मिक्सचर मिलाकर यूज करते हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। बाकी आपका अदर रेटिंग यानी हायर रेटिंग के लिए 15 एम्पेयर से अधिक पर हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो रेटिंग जहां पर वायरिंग किया हुआ है उसके हिसाब से आपका जो कॉपर वायर है, नॉर्मल कॉपर वायर की वायरिंग, और फ्यूज वायर में जो कॉपर यूज होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखेंगे और उसके लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। बियॉन्ड 15 रेटिंग कॉपर वायर फ्यूज आर यूज। और क्या लिखा गया, सिल्वर फ्यूज इज नॉट जनरली यूज ड्यू टू हाई कॉस्ट बट इट कैन बी यूज फॉर स्पेशल पर्पस फ्यूज, यानी कहीं कहीं पर हम इसका यूज करें, लेकिन जनरली आपका जो फ्यूज वायर सिल्वर मटेरियल का बना हुआ नहीं होता क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज एलिमेंट की बात किया गया है, यानी प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, जो भी आप फ्यूज एलिमेंट को यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आपका प्रॉपर्टीज होता है वो क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो मटेरियल आप यूज करें उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, यदि मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होगा तो आपका क्या होगा, बाकी अदर इक्विपमेंट लगा हुआ है वो आपका डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, या आपका वायरिंग जिस तार से किया हुआ है वो जल जाएगा, लेकिन फ्यूज बाकी रह जाएगा। इसीलिए फ्यूज पहले मेल्ट हो, इसीलिए जो कंडक्टिंग मटेरियल है या वायरिंग किया हुआ है या एलिमेंट लगा हुआ है, इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसकी तुलना में आपका फ्यूज का जो तार लगा है आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मटेरियल है उसी को हम लोग एज ए फ्यूज वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट हमको रिक्वायरमेंट क्या है फ्यूज तार का, कि मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए। दूसरा, हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, और हाई कंडक्टिविटी आप बोलिए चाहे लो रेसिस्टिविटी बोलिए। ठीक है, रेसिस्टेंस कम होगा तो आपकी कंडक्टिविटी बेटर होगी। तो जो भी आपका मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी क्योंकि ये आपका जो फ्यूज होगा ऑलवेज सीरीज में लगा होता है। यदि आपका कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वहां पर लॉसेज होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज होगा।
इसीलिए आपका जो कंडक्टिविटी फ्यूज का है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका लॉसेस नहीं हो, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो। तो हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए और लो रेसिस्टेंस होना चाहिए। तीसरा बात क्या लिखा, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं करे, है ना, अपना आइटम ले रहा है दे रहा है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर इफेक्ट हो जाएगा। हम मान के चलिए लगाया 5 एम्पियर की रेटिंग के लिए और ऑक्सीडेशन करके उसकी रेटिंग घट गई और 2 ही एम्पियर पे वो मेल्ट हो जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन यानी बाहर से इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर कम होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन बाहर से कम करे, ताकि जिस रेटिंग के लिए लगाए हुए हैं वो रेटिंग प्रॉपरली वो मेंटेन रखे और उसी रेटिंग पर वो मेल्ट हो और बाकी नॉर्मल वो बना रहे लाइन के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, लो ओहमिक लॉसेस। अभी बात किया था कंडक्टिविटी इसकी अच्छी है या आपका रेसिस्टेंस कम है तो लॉसेस कम होगा, यानी I²R लॉसेस कम होना चाहिए। ठीक है, लॉसेस कम होगा तो आपका हीट भी कम जनरेट होगा और हीट एनर्जी यानी हीट के फॉर्म में लॉसेस कम होगा, तो आपका ओमिक लॉसेस कम होना चाहिए। इस प्रकार का मटेरियल हम चूज करेंगे फ्यूज एलिमेंट के लिए, फ्यूज तार के लिए। इसके अलावा लो कॉस्ट भी होना है। सिल्वर को अभी हमने बात किया, सिल्वर को नहीं यूज करते हैं जनरली, क्योंकि कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपका होना चाहिए किसी भी फ्यूज एलिमेंट के अंदर, फ्यूज तार के अंदर, जिसको हम लोग एज ए फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं। अब कुछ टर्म है प्रॉपर्टी यानी कुछ डिफिनेशन है, उसको आपको समझना है। तो फर्स्ट डिफिनेशन क्या लिखा गया है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, यानी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज किसको कहते हैं, तो क्या लिखा गया, नॉर्मल करंट रेटिंग। पहला आपको जो जानना है नॉर्मल करंट रेटिंग फ्यूज का, तो नॉर्मल करंट रेटिंग किसको कहेंगे फ्यूज का, द RMS वैल्यू ऑफ करेंट विच फ्यूज वायर कैन कैरी कंटिन्यूअसली विदाउट ओवरहीटिंग और मेल्टिंग। यानी आपका नॉर्मल करंट रेटिंग किसी भी फ्यूज का क्या है, ऐसा करंट है जो RMS वैल्यू यानी RMS रूट मीन स्क्वायर करंट फ्लो होता रहे और कंटिन्यूअस फ्लो हो, लेकिन आपका फ्यूज वायर के अंदर किसी प्रकार का ओवरहीटिंग जनरेट नहीं हो, मेल्ट नहीं हो, पिघले नहीं। तो ऐसा करंट, ऐसी RMS वैल्यू करंट की जिस करंट पर आपका फ्यूज के अंदर कोई भी हीट जनरेट नहीं होता है, फ्यूज मेल्ट नहीं होता है, तो ऐसा नॉर्मल करंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज कहा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफिनेशन क्या है, नॉर्मल करंट रेटिंग यानी RMS वैल्यू ऑफ करंट विच फ्यूज वायर कैन कैरी कंटिन्यूअसली विदाउट जनरेटिंग, विदाउट ओवरहीटिंग और मेल्टिंग। ठीक है, ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। सेकंड डिफिनेशन क्या लिखा गया है, फ्यूजिंग करंट रेटिंग। दो ही तरह का आपका डिफिनेशन है, एक आपका नॉर्मल करंट रेटिंग और दूसरा फ्यूजिंग करंट रेटिंग। तो फ्यूजिंग करंट रेटिंग किसको कहा गया है, द करंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कम से कम करंट का वो वैल्यू जिस करंट पर क्या हो जाए, फ्यूज मेल्ट हो जाए, तो ऐसा करंट ही क्या कहलाएगा, आपका फ्यूजिंग करंट रेटिंग कहलाएगा। द मिनिमम करंट वैल्यू एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। ठीक है, तो आपका मान के चलिए नॉर्मल करंट क्या है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा है, फ्यूजिंग करंट इज मोर देन नॉर्मल करंट वैल्यू ऑफ फ्यूज वायर। ये तो ऑब्वियस सही बात है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा करंट पर तो होगा, तो आपका नॉर्मल करंट मान के चलिए 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी है, तो 3 एम्पियर पर आपका ओवर हीटिंग नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे 3 से 5 एम्पियर होगा तो 5 एम्पियर पे क्या होगा, इसके अंदर ओवर हीटिंग होने लगेगी और फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूजिंग वायर आपका फ्यूजिंग करंट रेटिंग जो है वो ऑलवेज नॉर्मल करंट रेटिंग से क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल करंट रेटिंग अगर 3 एम्पियर है तो आपका फ्यूजिंग करंट रेटिंग कितना होगा, 5 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर जो भी है। तो आपका फ्यूजिंग करंट रेटिंग एक ऐसा करंट है जिस करंट पर क्या हो जाता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, ऐसा करंट ही क्या कहलाएगा, फ्यूजिंग करंट रेटिंग कहलाएगा। और फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑलवेज नॉर्मल करंट से ज्यादा होगा। For normal wire, approx value of fusing current is given by आपका for round wire, approx value of fusing current is given by, यानी fusing current जिस करंट पर आपका फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है उस वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है I = K D
3/2। तो K क्या है, वेयर K इज कॉल्ड फ्यूजिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूज मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का फ्यूजिंग कांस्टेंट अलग होता है। तो हम लोग कॉपर का या आपका लीड पीबी का उसकी वैल्यू दिया हुआ होगा या कैलकुलेट करना होगा, तो कोई एक मटेरियल का आपका K की वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो K आपका क्या है, कोई मटेरियल का कांस्टेंट है, और D क्या है, डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर। और कौन से फ्यूज वायर की बात हो रही है, तो राउंड फ्यूज वायर के, तो D डायमीटर है और K आपका मटेरियल का कांस्टेंट है। ये दो चीज़ आपको मालूम होगा तो उस फ्यूज का आप मेल्टिंग यानी आपका करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस करंट पर फ्यूज मेल्ट होगा, यानी फ्यूजिंग करंट रेटिंग आप I = K D/3 फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल में लिया गया, उस पर क्या कहा गया है इस न्यूमेरिकल के अंदर, ए फ्यूज वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज ए रेडियस ऑफ 0.8 mm मिलीमीटर दिया हुआ है। द वायर ब्लो ऑफ एट करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी 8 एम्पियर पर करंट क्या है, आपका फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है। और आपका रेडियस दिया हुआ, फ्यूज वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज ए रेडियस ऑफ 0.8 mm। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में दो चीज दिया आपका, एक रेडियस दिया और दूसरा फ्यूजिंग करंट दे दिया। क्या कैलकुलेट करना हमको, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वायर दैट विल ब्लो ऑफ एट करंट ऑफ 1 एम्पियर। यदि उसी सेम मटेरियल का बना हुआ आपका करंट फ्लो, अच्छा अलग अलग बात नहीं है, उसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में आपको दे रहा है, तो अब बता रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वायर दैट विल ब्लो ऑफ एट करंट ऑफ 1 एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर यदि करंट फ्लो होता है तो उसकी रेडियस की वैल्यू क्या होगी, जिस रेडियस पर वो ब्लो ऑफ होगा, यानी वो आपका पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो सेम मटेरियल की बात की गई है, क्योंकि अलग अलग हमको मटेरियल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करना है, सेम मटेरियल है। और इसी में दो बात कहा गया, पहला बात आपको दिया गया है, रेडियस दे दिया गया और आपका करंट दे दिया गया, वहां से आपको कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल लेना है उस मटेरियल का, और फिर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको दूसरे यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर आपको वहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो आपका फॉर्मूला मालूम हमको I = K D⁻³ तो यहाँ से आप K की वैल्यू कितना रख दें, सॉरी आपका I की वैल्यू कितना है, तो एम्पेयर कितना फ्लो हो रहा है, तो 8 एम्पेयर क्वेश्चन में दिया हुआ आपका I 8 एम्पेयर है। बाकी आपका K की वैल्यू आपके इसी तरह हम रहने दिया, K कैलकुलेट कर लेना हमको, और D का वैल्यू हमको निकालना है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन D की जगह पर क्या दे दिया है, रेडियस दिया है, और D क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर करने के लिए हम 0.8 रेडियस को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर में हो जाएगा ये, और बाकी मिलीमीटर में दिया हुआ है तो हम 10⁻³ लिख दे रहे हैं। बाकी जो चीज़ आपका 3/2 था वो उसी तरह रहने दिया। यहाँ से K को कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से थोड़ा आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो K की वैल्यू यहाँ से आपका 1,25,000 लगभग वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये K की वैल्यू मिल गई। अब सेम K की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, और फॉर्मूला I की जगह पर आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा सेकंड वाले केस में, और यहाँ से K आपको मालूम हो गया, कैलकुलेट कर लिया, 1 करंट मालूम हो, और D की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो D की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिएगा। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पर दिक्कत होगा आपको, इसीलिए दूसरा मेथड बहुत आसान है जहाँ से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका I1 यानी पहला वाला केस में आपका करंट दिया हुआ है 8 एम्पेयर, डायमीटर आपका दिया हुआ है 1.6, या आपका जितना वैल्यू 0.8 है तो आप उसको 1.6 में mm में हो गया, डायमीटर वो रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर हो गया। और सेकंड केस में क्या दिया हुआ, करंट की वैल्यू दिया हुआ है आपका, और वहां से आपको रेडियस निकालना है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, I1 = K। फर्स्ट वाला केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए फार्मूला, दूसरा केस के लिए I2 यहाँ पर लिख लीजिएगा, I2² = K आपका D⁻3/2, और ये जो D है डायमीटर है वो सेकंड केस के लिए है, इसीलिए D2 यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 3/2 और D जो डायमीटर होगा 2 से डिनोट कर दीजिएगा इसको, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, दोनों आप K की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, K की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1/D1 हो जाएगा, यहाँ K की वैल्यू I1/D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये 2 को कैंसिल करने के लिए क्या किया गया है, दोनों साइड स्क्वायर आप कर दिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बच जाएगा ऊपर में, यानी क्यूब बच जाएगा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाएगा I1² / I2² या D1³ / D2³।
आपको I1 I2 दोनों मालूम है और D1 आपको मालूम है 1.6, D2 आपको नहीं मालूम था तो D2 यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू निकलेगी कुछ, और आपका रेडियस निकालना इसीलिए आधा हो जाएगा, 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला की सहायता से। अब देखिए फ्यूजिंग फैक्टर एक आपका टर्म होता है। ये फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करेंट टू द नॉर्मल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। यानी किसका रेशियो? दो करंट का रेशियो है, और दो वो करंट कौन सा है? एक आपका फ्यूजिंग करंट है और दूसरा नॉर्मल करंट है। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वही क्या होगी? आपका फ्यूजिंग फैक्टर कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि आपका फ्यूजिंग करंट ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? नॉर्मल करंट से। तो फ्यूजिंग करंट बड़ा, नॉर्मल करंट छोटा, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो ऑलवेज क्या होगा? 1 से ज़्यादा आपको मिलेगा वैल्यू। तो फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, वो याद रखना आपको, ठीक है। फ्यूजिंग मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द नॉर्मल करंट। अब देखिए 2 पॉइंट लिखा गया है, फॉर ए सेमी इंक्लोज और रीवायरेबल फ्यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज 2 व्हेन द कॉपर वायर इज यूज्ड एज ए फ्यूज वायर। उसमें उस स्थिति में क्या होगा? रीवायरेबल फ्यूज या सेमी इंक्लोज के केस में आपका फ्यूजिंग फैक्टर 2 होता है, और कब? जब आपका कॉपर वायर यूज करते हैं तो। बाकी आपका कार्टेज फ्यूज क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर जनरली 1.45 होता है। इसमें फ्यूजिंग फैक्टर थोड़ा कम ही रखते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि कार्टेज फ्यूज के अंदर अलग से हम लोग मटेरियल मिला देते हैं जिसकी अच्छी कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो फ्यूजिंग फैक्टर यानी दोनों करंट के बीच में डिफरेंस आप कम भी रखेंगे तो ऑपरेशन आपका अच्छा होगा। यानी करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो मेल्ट हो जाएगा और आपके इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्यूजिंग सेमी इंक्लोज कार्टेज फ्यूज के बारे में तो आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जो है आपका जो सेमी इंक्लोज या रीवायरेबल फ्यूज है, ये आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये देखिए आपका क्या है, इसी को हम लोग किट कैट फ्यूज भी कहते हैं। तो एक इसका ये बेस कहलाता है, जिसमें ये वाला आपका अपर हेड इसके अंदर फिक्स किया जाता है। ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर हमारा फ्यूज वायर लगा हुआ होगा, और ये आपस में क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे हेवी करंट होगा ये फ्यूज वायर यहाँ पर जो लगा होगा मेल्ट हो जाएगा और आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आएगा। एक दो और आपका फ्यूज वायर हम देख लीजिए, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। HRC फ्यूज़ क्या है आपका, इसके अलावा कार्टेज फ्यूज़, ये सारा अलग अलग रेटिंग के लिए काम करता है। कौन सा मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ होगा वो सारी बात आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। HRC फ्यूज़ का आपका ये डायग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका फ्यूज़ से रिलेटेड, और ये भी आपका इस प्रकार का भी फ्यूज़ होता है। तो इसमें इस प्रकार यानी आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें नहीं होगा, गिलास से ये कवर होता है। तो इस प्रकार का डिफरेंट फ्यूज़ की बात हम लोग आगे चल के करेंगे। तो अब तक आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।